हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। राजस्थान की पेंटिंग के रिगार्डिंग हम टॉपिक कवर कर रहे थे। इसके रिगार्डिंग हमने दो वीडियो लेक्चर्स के अंतर्गत जाना था कि राजस्थान में पेंटिंग है, इसका ओरिजिन किस प्रकार से होता है, आपको राजस्थान की पेंटिंग में कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं। साथ ही हमने कुछ मेजर व्यक्तित्व के संदर्भ में जानकारी कवर की थी एंड मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसे कम्प्लीट किया था। आज हम उसके आगे का पार्ट है वो कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ रिवीजन वाला पार्ट देखते हैं एंड देन हम कुछ मेजर पीवाईक्यू हैं उनको कवर करते हैं, जिससे आपको आगामी एग्जाम्स के संदर्भ में भी अच्छे से पता चल जाए कि एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आगामी एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाने की संभावना आपको मिल सकती है। तो क्लास है इसकी स्टार्टिंग करते हैं और मुझे उम्मीद है आप सभी काफ़ी खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई है वो उसे कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो वीडियो है उसकी स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रिवीजन। तो हमने देखा था कि राजस्थान में पेंटिंग है, इसका ओरिजिन हमें 1500 ईस्वी के अराउंडिंग देखने को मिलता है। 7 से 15वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान की पेंटिंग पे आपको अजंता शैली का प्रभाव देखने मिलेगा। फिर कालांतर में इंडिया में मुगलों की एंट्री होती है और मुगलों के भारत में आने के बाद में राजस्थान की पेंटिंग है, इस पर भी आपको मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। फिर कालांतर में इस पर अपभ्रंश शैली का प्रभाव भी आपको देखने मिलेगा, गुजरात शैली का प्रभाव भी देखने मिलेगा और जैन शैली का प्रभाव है वो भी देखने मिलता है। विभिन्न विद्वान हैं उन्होंने राजस्थान की पेंटिंग है इसका अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें एक नाम आपको देखने मिलता है आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हेवल का। अनंत कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हेवल है, इन्होंने राजस्थान की पेंटिंग को राजपूत चित्रशैली के रूप में क्लासिफिकेशन किया था। अनंत कुमार स्वामी है काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनकी आपको एक बुक मिलती है राजपूत पेंटिंग्स, 1916 में प्रकाशित है। इन्होंने राजस्थान की पेंटिंग पर काफ़ी अच्छा वर्क किया था और उन्होंने सबसे पहले राजस्थान की पेंटिंग है इसका वैज्ञानिक विभाजन है वो किया था। तो वैज्ञानिक विभाजन करने वाले भी व्यक्ति भी कौन है आपके अनंत कुमार स्वामी। अनंत कुमार स्वामी की बात करें तो इन्होंने न केवल राजस्थान की पेंटिंग का क्लासिफिकेशन किया है, साथ ही इन्होंने पहाड़ी जो पेंटिंग है इसका वर्गीकरण भी अपनी पुस्तक है उसमें किया है। फिर आपको नाम देखने मिलता है राय कृष्ण दास का। राय कृष्ण दास है वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान की पेंटिंग है इसे राजस्थानी पेंटिंग के रूप में क्लासिफिकेशन किया है, यानी कि राजस्थानी चित्रशैली के रूप में बताने वाले पहले व्यक्ति कौन है, राय कृष्ण दास। राय कृष्ण दास अगर आपको क्वेश्चन के ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको जो ऑप्शन चूज करना होता है वो होता है कर्नल जेम्स टोड के रिगार्डिंग। फिर हमने देखा था डब्ल्यू एच ब्राउन का नाम। डब्ल्यू एच ब्राउन है उन्होंने राजस्थान की पेंटिंग को राजपूत कला के रूप में क्लासिफिकेशन किया था। एंड फिर हमने लास्ट बात की थी आपके एस सी मेहता। एस सी मेहता है उन्होंने राजस्थान की पेंटिंग को हिंदू शैली के रूप में क्लासिफिकेशन किया था। तो इस प्रकार हमने कुछ मेजर विद्वान हैं उनके वर्गीकरण के संदर्भ में जानकारी कवर की थी। एंड फिर हमने देन कुछ मेजर व्यक्तित्व के संदर्भ में जानकारी कवर की थी कि कौन कौन से आपको मेजर व्यक्तित्व है या फिर आपसे विभिन्न एग्जाम्स में वन लाइनर जो फैक्ट पूछे जाते हैं उनके संदर्भ में हमने जानकारी कवर की थी, जिसमें हमने देखा था रवि वर्मा के संदर्भ में। रवि वर्मा है इन्हें भारतीय चित्रकला के पितामह के रूप में जाना जाता है। भारतीय चित्रकला के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो आता है आपके रवि वर्मा। इसी प्रकार हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में तो राजस्थान में जो चित्रकला के आधुनिक पितामह जाने जाते हैं या जनक के रूप में जाने जाते हैं वो आते हैं कुंदन मिस्त्री। तो कुंदन मिस्त्री है वो राजस्थान में आधुनिक चित्रकला के जनक है। वही रवि रवि वर्मा है वो राजस्थान की भारतीय जो चित्रकला है इसके जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद में हमने एक टर्म देखी थी चितेरा के संदर्भ में। चितेरा क्या होता है, जो फेमस पेंटर होता है, जो चित्रकार होता है जिसे किसी विशेष पेंटिंग विशेष में ख्याति प्राप्त होती है उसे चितेरा के रूप में जाना जाता है। इसमें हमने कुछ मेजर चितौरों के चितेरा है उनके संदर्भ में जानकारी कवर की थी। एक नाम हमने देखा था परमानंद चोयल का। परमानंद चोयल है इन्हें भैंसों की चितेरा के रूप में जाना जाता है। दूसरे हमने बात की थी गोवर्धन लाल बाबा की। गोवर्धन लाल बाबा है इन्हें भीलों की चितेरा के रूप में जाना जाता है। फिर हमने बात की थी आपके जगमोहन माथेड़िया। जगमोहन माथेड़िया है इन्हें स्वान के चितेरे के रूप में जाना जाता है। एंड एक हमने बात की थी सौभाग्यमल गहलोत की। सौभाग्यमल गहलोत है इन्हें नीट के चितेरे के रूप में जाना जाता है। फिर हमने लास्ट में बात की थी आपके परमानंद चोयल। परमानंद चोयल के संदर्भ में हमने देख लिया भैंस के चितेरे। एंड फूर सिंह शेखावत। फूर सिंह शेखावत है इन्हें गाँव के चितेरे के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार हमने कुछ मेजर चितेरा और उनके रिगार्डिंग जानकारी कवर की थी। फिर हमने देखा था कि राजस्थान में आपको जो शैल चित्र कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो राजस्थान में शैल चित्र के संदर्भ में हमने जब देखा था तो हमें 3 मेजर लोकेशन देखने मिलती है, बेराट, दर भरतपुर और आपके आलनिया कोटा। आलनिया कोटा है वहाँ से आपको श्रीधर वाकणकर है इन्हें शैल चित्र प्राप्त हुए थे। बेराट से कंकाल के चित्र है वो वी ए टोलमी को प्राप्त हुए थे। एंड दर भरतपुर है वहाँ से जो शैल चित्र है पशु पक्षी के रिगार्डिंग शैल चित्र है वो डॉक्टर जगन्नाथपुरी है इन्हें प्राप्त हुए थे। इसके अलावा हमने बात की थी देवकीनंदन शर्मा की। देवकीनंदन शर्मा है इनका योगदान प्रगति चित्रण के लिए जाना जाता है।
फिर हमने राजस्थान की जो भी स्कूल है इनके भौगोलिक और सांस्कृतिक डिवीज़न के अकॉर्डिंग 4 स्कूल में डिवीज़न देखा था। राजस्थान की जो पेंटिंग है उसे भौगोलिक और सांस्कृतिक विभाजन के अकॉर्डिंग 4 आप भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमने देखी थी मेवाड़ स्कूल के संदर्भ में जानकारी। मेवाड़ स्कूल में भी आपको विभिन्न उपशैलियाँ देखने मिलती है, विभिन्न आपको चित्रकला की उपशैली देखने मिलती है, जैसे कि एक आती है आपके चावंड उदयपुर वाली, दूसरी आपको देखने मिलती है देवगढ़ वाली एंड थर्ड आपको देखने मिलेगी नाथ द्वारा की पेंटिंग। इसके बाद में सेकंड आपकी स्कूल आती है मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल में आपको देखने मिलती है कुछ विभिन्न उपशैली है पेंटिंग की, वो देखने मिलती है जिनमें आप देखते हो बीकानेर उपशैली इसी के अंतर्गत आती है पेंटिंग की, जोधपुर आती है इसी के अंदर, जैसलमेर इसी के अंदर इंक्लूड है, अजमेर किशनगढ़ और नागौर वाली जो चित्रकला की उपशैली है वो भी इसी के अंतर्गत इंक्लूड होती है। फिर हमने बात की थी ढूंढाड़ स्कूल के संदर्भ में जानकारी। ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इसके अंतर्गत आपकी आती है आमेर जयपुर। इसके अलावा इसी के पास में शेखावटी अलवर और उनियारा वाली जो पेंटिंग है वो भी इसी के अंतर्गत इंक्लूड होती है। एंड लास्ट आपकी बचती है हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल में हमने जानकारी कवर की थी कोटा और बूंदी के संदर्भ में। इसके अलावा हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर है इसमें मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है उससे कंप्लीट किया था। साथ ही हमने जो हमारे जो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसे हमने मेवाड़ की हिस्ट्री से रिगार्डिंग कनेक्ट करके रीड किया था, तो उसके संदर्भ में आप जानकारी है वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं। आज हम ओनली पेंटिंग वाला पार्ट कवर करें तो पेंटिंग के संदर्भ में हमने देखा था कि राजस्थान में मेवाड़ में कुछ आपको प्राचीन चित्रित ग्रंथ देखने मिलते हैं। वैसे तो कंप्लीट रूप से राजस्थान में सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ की बात करें तो वो आपको जैसलमेर के जिन सूरी भंडारगृह में देखने मिलते हैं, जिसमें आपके देखने मिलता है एक आता है ओक नियुक्ति वृत्ति, दूसरा आपको देखने मिलेगा जिन बद्र सूरी भंडार में ही देखने मिलता है ओक नियुक्ति वृत्ति और 10 वेतालिका सूत्र चूर्णी। तो ये दो जो चित्रित ग्रंथ है ये राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। वहीं मेवाड़ के प्राचीन चित्रित ग्रंथ की बात करें तो वहाँ पर आपको देखने मिलता है जेतर सिंह के टाइम पीरियड में, सॉरी तेज सिंह के टाइम पीरियड में, तेज सिंह के टाइम पीरियड में जो फर्स्ट आपको प्राचीन चित्रित ग्रंथ आप देखते हो तब आपको देखने मिलता है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है इसका निर्माण है वो तेज सिंह के टाइम पर हुआ था। कमल चंद्र नामक जो चित्रकार है उन्होंने इस पेंटिंग का फॉर्मेशन है वो किया था। देन आप सेकंड इसमें देखते हो मोकल के टाइम पर। मोकल के टाइम पर हीरानंद नामक चित्रकार है उन्होंने सुपार्श्वनाथ जो चरितम है इस जो पेंटिंग है इसकी रचना की थी। तो सुपार्श्वनाथ चरितम नामक जो पेंटिंग है उसकी रचना किसके द्वारा की गई है, हीरानंद द्वारा की गई है। और कौन से राजा के टाइम पर की गई है तो राजा इसमें आते हैं मोकल के टाइम पर। फिर थर्ड आपको जो मेवाड़ की पेंटिंग जो पुरानी देखने मिलती है वो आती है आपके उदय सिंह के टाइम की। उदय सिंह के टाइम पर आपको देखने मिलती है परिजात अवतरण का चित्र। परिजात अवतरण है ये राजस्थान में उदय सिंह के टाइम पर अवतरित ये पेंटिंग है वो की गई थी। तो ये 3 जो मेवाड़ की प्राचीन चित्रित ग्रंथ है वो देखने मिलते हैं। फिर हमने देखे थे कुछ मेजर शासकों के योगदान के संदर्भ में जानकारी, जिसमें मेवाड़ में हम पेंटिंग जब देखते हैं तो मेवाड़ में पेंटिंग है उसमें सबसे ज़्यादा आपको अजंता शैली का प्रभाव है वो देखने मिलता है। फिर शासक में हमने देखा था कुंभा का नाम, महाराणा कुंभा है, इन्हें मेवाड़ में पेंटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा हमने बात की थी आपके महाराणा प्रताप के संदर्भ में जानकारी। महाराणा प्रताप है इन्होंने जब अकबर के साथ इनका कंटिन्यू संघर्ष चल रहा था तो उन्होंने चावंड को अपनी कैपिटल बनाई थी। तो जो मेवाड़ में चावंड से पेंटिंग की स्टार्टिंग देखने मिलती है वो आपको महाराणा प्रताप के टाइम से देखने मिलेगी। तो महाराणा प्रताप के टाइम पर आपको मेवाड़ से चावंड से जो मेवाड़ पेंटिंग है इसकी स्वतंत्र विकास है वो देखने मिलेगा। प्रमुख चित्रकार इनके टाइम पे थे नासिरुद्दीन। इसके अलावा नेक्स्ट आप देखोगे प्रताप के बाद में अमर सिंह के टाइम, तो अमर सिंह के टाइम पर भी आपको कौन से चित्रकार देखने मिलते हैं, नासिरुद्दीन है यही प्रमुख चित्रकार थे। और अमर सिंह के टाइम पर इन्होंने 12 मासा का चित्रण है वो किया था। वहीं प्रताप के टाइम पर इन्होंने किसका चित्रण किया था, ढोला मारू का चित्रण किया था 1592 में। तो ढोला मारू का चित्रण नासिरुद्दीन कर रहे हैं, वहीं जो अमर सिंह है उनके टाइम पर 12 मासा का चित्रण कर रहे हैं। प्रताप के बाद में आप देख प्रताप अमर सिंह के बाद में आपको नेक्स्ट आपको मेवाड़ में महत्वपूर्ण शासक देखने मिलते हैं जगत सिंह फर्स्ट। जगत सिंह फर्स्ट है इनका टाइम पीरियड है वो मेवाड़ की पेंटिंग में स्वर्ण काल के लिए जाना जाता है। इन्होंने मेवाड़ की जो पेंटिंग है उसमें एक डिपार्टमेंट के अलग से स्थापना की थी जिसे जाना जाता है तस्वीर और कारखानों के रूप में। तो सूरत तस्वीर और कारखाना जो डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना की थी जगत सिंह फर्स्ट, इसलिए इनका टाइम पीरियड है वो मेवाड़ की पेंटिंग में जो गोल्डन टाइम पीरियड के लिए जाना जाता है। इनके टाइम पीरियड के आप में जो प्रमुख चित्रकार देखोगे तो वहाँ पर आपको देखने मिलेगा मनोहर और साहिबदीन का नाम। साहिबदीन है इन्होंने राजाओं के व्यक्तिगत चित्रण किए थे। वहीं जो आपके मनोहर है उन्होंने रामायण का चित्र है वो उत्कीर्ण किया था।
तो जगत सिंह फर्स्ट, इनके संदर्भ में हमने देखा गोल्डन टाइम पीरियड, एंड इन्हीं के टाइम पर हमने जो प्रमुख चित्रकार देखे हैं वो है आपके मनोहर और साहिबदीन। फिर आपके नेक्स्ट शासक आते हैं जय सिंह। जय सिंह है, इनके टाइम पीरियड मेवाड़ में मिनीचर पेंटिंग की स्टार्टिंग हो जाती है। जय सिंह के टाइम पर मिनीचर पेंटिंग है, इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। मिनिएचर पेंटिंग है, इसके संदर्भ में हमने देखा था कि सूक्ष्म वस्तुओं पर जो चित्रांकन का कार्य होता है उसे किस रूप में जाना जाता है, मिनिएचर पेंटिंग के रिगार्डिंग रूप में जाना जाता है। इसके रिगार्डिंग हमने कुछ मेजर जो फेमस चित्रकार देखे थे, इसमें आपने एक नाम देखा था किशनलाल शर्मा का। किशनलाल शर्मा है, उन्होंने राय के दाने पर मीरा का चित्रण किया था। वही दूसरा हमने देखा था हीरालाल सोनी का नाम। हीरालाल सोनी है, उन्होंने चावल के दाने पर चित्रण का कार्य है वो किया था। इसके बाद में हमारे जो नेक्स्ट शासक आते हैं मेवाड़ में, वो आते हैं संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड है, इनके टाइम पर मेवाड़ में अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग चित्र है वो बनने स्टार्ट हो गए थे। कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे कलीला व दमना के। तो कलीला व दमना वाले आपसे प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है, उनमें पूछा हुआ भी है कि कलीला व दमना का चित्रण है वो कौन से शासक के टाइम पर हुआ था, या फिर इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इस प्रकार था कि ये क्या है, तो ये प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। क्योंकि संग्राम सिंह के टाइम पर विभिन्न अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग चित्र बनने लगे थे। मुल्ला दो प्याजा के चित्र, कलीला व दमना का चित्रण है वो होने लगा था। तो ये हमने बात की और की है मेवाड़ पेंटिंग के रिगार्डिंग जानकारी। इसके बाद में हमने कुछ मेजर चित्रकार देखे थे, फेमस चित्रकार कौन कौन से हैं। इनमें कुछ चित्रकार तो आपके शासकों के साथ ही कवर हो गए हैं, जिनमें हमने देखा था नासिरुद्दीन का नाम देखा था, साहिबदीन का नाम देखा था, मनोहर का नाम देखा था। एंड इसके अलावा आपको इसमें मेजर चित्रकार देखने मिलते हैं कृपाराम, गंगाराम एंड अलग रूप से नाना राम। ये कुछ मेजर चित्रकार है वो आपको मेवाड़ की पेंटिंग में देखने मिलते हैं। तो जगन्नाथ, नाना राम, कृपाराम हैं, और मनोहर, राम, नासिरुद्दीन और साहिबदीन, ये कौन सी शैली के चित्रकार हैं, ये मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इसके मेजर चित्रकार हैं। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इसके बाद में हमने बात कवर की थी देवगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की। देवगढ़ जो उपशैली है पेंटिंग की, उसके संदर्भ में हमने जानकारी कवर की थी। देवगढ़ शैली में हमने देखा था कि 1680 में द्वारिकादास चुंडावत हैं, इनके टाइम पीरियड में ये यहाँ पर स्वतंत्र डेवलपमेंट आपको देखने मिलेगा। और इसके अलावा आप एक व्यक्ति का नाम देखते हो, श्रीधर अंधारे। श्रीधर अंधारे है, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेवाड़ में देवगढ़ जो पेंटिंग है इसे प्रकाश में लाने का कार्य है वो किया था। तो श्रीधर अंधारे हैं, इनका योगदान आपको मेवाड़ की चित्रशैली में देखने मिलेगा। प्रकाश में लाने के लिए इन्होंने महत्व प्रदान किया था। फिर आपने सी में देवगढ़ पेंटिंग है, इसमें कुछ मेजर फेमस चित्र देखे थे। इन्हें भित्ति चित्र के लिए मेजर रूप से जाने जाते हैं। इसमें एक नाम हमने देखा था मोती महल के चित्रण, और दूसरे नाम हमने देखे थे अजारारी ओवरी। तो मोती महल का चित्रण और अजारारी ओवरी के चित्रण है वो आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं, देवगढ़ जो पेंटिंग उपशैली है वहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमने इसमें प्रभाव की बात करें तो देवगढ़ जो चित्रकला है इस पर आपको मेवाड़ शैली का प्रभाव भी देखने मिलेगा, मारवाड़ शैली का प्रभाव भी देखने मिलेगा, एंड ढूंढार शैली। तो मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढार शैली का मिक्स रूप आपको किसमें देखने मिल रहा है, देवगढ़ पेंटिंग है इसमें देखने मिल रहा है। इसके अलावा हमने यहाँ के कुछ मेजर चित्रकार देखे थे, जिसमें नाम आता है आपके कवला, चोखा, बैजनाथ, बगता और हरचंद और नग्गा का नाम आता है। तो हमने कुछ मेजर चित्रकार इसमें जानकारी कवर की थी। फिर हमारे जो नेक्स्ट पार्ट इसमें हमने कवर किया था वो था नाथ द्वारा पेंटिंग के रिगार्डिंग जानकारी। नाथ द्वारा पेंटिंग ऑफ स्कूल है, इसमें हमने देखा था कि राज सिंह का टाइम पीरियड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। महाराणा राज सिंह जो मेवाड़ के किंग थे और औरंगजेब के साथ इन्होंने संघर्ष वगैरह किया था, और इन्हीं के टाइम पर इन्होंने औरंगजेब से जब संघर्ष वगैरह कर रहे थे, उनके जजिया कर का विरोध कर रहे थे, जब औरंगजेब द्वारा मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था, उन्होंने राजस्थान में मूर्तियों का संरक्षण का कार्य किया था। द्वारिकादास, सॉरी, द्वारिकादास तो आपके देवगढ़ में आते हैं। हम बात करें नाथ द्वारा, नाथ द्वारा में इन्होंने जो आपके मंदिर फॉर्मेशन करवाया था, उसमें एक श्री कृष्ण जी का मंदिर है ये बनाया था नाथ द्वारा में। एंड इनकी टाइम पर आपको वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है वो देखने मिलेगा। तो नाथ द्वारा में जो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है वो देखने मिलता है, इसलिए यहाँ पर आपको केले के चित्रण देखने मिलेगा, गायों का चित्रण देखने मिलेगा, एंड जो प्रगति का सौंदर्य है वो इनके चित्रण है इनके टाइम पीरियड में आपको देखने मिलेगा। तो प्रगति का मनोरम दृश्य है वो इस नाथ द्वारा पेंटिंग में अच्छे किया गया है। एंड कुछ मेजर हमने यहाँ के जो चित्रकार देखे थे उसमें हमने बात की कवर की थी राम लिंग के संदर्भ में, रामचंद्र के संदर्भ में, नारायण और चतुर्भुज के संदर्भ में। तो हमने देखी थी कि कुछ गॉड के नाम पर ही ये नाम है आपके, नारायण है, तुलसीदास है, रामलिंग, रामचंद्र। इसके अलावा हमने बात की थी चतुर्भुज के संदर्भ में। तो ये कुछ मेजर जानकारी है वो हमने मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में कवर की थी।
इसके बाद भी हमने स्टार्ट किया था मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इसकी हमने बात की थी तो हमने देखा था कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग आपको देखने मिलेगी मारवाड़ है। यहाँ पर मालदेव जो शासक था मालदेव, इनके टाइम पर जो पेंटिंग है इसकी स्टार्टिंग आपको देखने मिलती है। मालदेव के संदर्भ में हमने देखा था कि जब ये शासक बना था तब इसके पास दो ही परगने थे, सोजत और पोखरण। कालांतर में इन्होंने 52 युद्ध और 58 परगने जीते थे। और इन्हीं के टाइम पर आपको शेरशाह सूरी है, इसका अटैक आपको देखने मिला था। साथ ही इन्होंने पाहिपा साहिवाल के युद्ध में जो बीकानेर शासक है वीरमदेव, उनको हराया था और उनकी इसमें मृत्यु हो जाती है तो उनका पुत्र जो कल्याणमल था वो कालांतर में शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। तो ये सब जानकारी हमने मालदेव के संदर्भ में कवर की थी। तो मालदेव है, इनके टाइम पर आपको जो मारवाड़ है यहाँ से आपको पेंटिंग है इसकी स्टार्टिंग है वो देखने मिलती है। इनके टाइम पीरियड के कुछ मेजर चित्र को बात करें तो हमें देखने मिलता है चौखेलाव के चित्रण एंड उत्तराधीन सूत्र चूड़नी, उत्तराधीन सूत्र है उसकी पेंटिंग है वो आपको इसमें टाइम पर देखने मिलती है। मालदेव के बाद में नेक्स्ट हमारा शासक आता है सूरसिंह। सूरसिंह के टाइम पर ढोला मारू का चित्रण है वो किया गया था। तो मारवाड़ की पेंटिंग है, इसकी जो प्रमुख विशेषता है ढोला मारू के चित्रण, इनकी स्टार्टिंग आपको सूरसिंह के टाइम पर देखने मिलते हैं। एंड इसके अलावा इन्हीं के टाइम पर भागवत पुराण है, इसका चित्रण भी किया गया था। तो हमने बात की मालदेव के संदर्भ में, सूरसिंह के संदर्भ में। एंड इसके अलावा आपको जो शासक इसमें मालदेव की स्कूल में देखने मिलते हैं वो है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह है, इनके टाइम पर आपको मुगल प्रभाव देखने मिलता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जसवंत सिंह के रिगार्डिंग हम जब हमने हिस्ट्री पार्ट कवर किया था तो हमने देखा था कि औरंगजेब के साथ इनका विवाद था। औरंगजेब के साथ मुगल उत्तराधिकार संघर्ष है, पहले ये उसमें पार्ट भाग ले रहे हैं एंड फिर बाद में वापस बीच में से युद्ध के दौरान बीच में से आ जाते हैं। तो इनकी रानी जो जसमादे हैं वो जोधपुर फोर्ट है उसके गेट बंद कर देती है, तो कालांतर में ये कंटिन्यू रूप से उसमें भाग लेते हैं। लेकिन ये कंप्लीट रूप से जसवंत सिंह है उसका औरंगजेब है उसका समर्थन नहीं करते जसवंत सिंह। एंड उनका विरोध भी वो आपको देखने मिलता है, तो वो आपकी हिस्ट्री पार्ट में हमने कवर किया था। तो जसवंत सिंह है, इनके टाइम पर ही मुगल प्रभाव है वो आपको पेंटिंग में देखने मिलता है। फिर कालांतर में जो प्रमुख शासक आते हैं मान सिंह। मान सिंह है, इनके टाइम पर आपको जो मारवाड़ स्कूल है यहाँ पर आपको देखने मिलता है नाथ संप्रदाय का प्रभाव। मान सिंह है, इनके टाइम पर मारवाड़ की जो पेंटिंग है यहाँ पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव है वो बढ़ गया था। इसके संदर्भ में हमने देखा था कि इनका विवाद है वो इनके भाई भीम सिंह के साथ था। तो ये कहीं गए हुए थे वहाँ पर जो नाथ संप्रदाय के प्रमुख जो व्यक्ति थे देवनाथ बाबा, देवनाथ ने इनके राजा बनने की घोषणा की थी। तो इन्होंने बाद में राजा बनने के बाद में नाथ संप्रदाय इसको बढ़ावा दिया। एंड इनकी टाइम पीरियड में बनी हुई जो भी पेंटिंग है वहाँ पर अब भी आपको नाथ संप्रदाय का प्रभाव है वो देखने मिलता है। तो ये हमने जानकारी कवर की थी मानसिंह के संदर्भ में। एंड फिर लास्ट आपने शासक इसमें देखा था तख्त सिंह। तख्त सिंह के संदर्भ में हमने देखा था कि इस टाइम पर आपको मारवाड़ की स्कूल है यहाँ पर यूरोपीय प्रभाव है वो देखने मिलता है। एएच मूल्य नामक एक प्रमुख व्यक्तित्व वे हैं जिन्होंने दुर्गादास राठौड़ का चित्रण है वो किया था। तो यूरोपीय प्रभाव आपको किन के टाइम पर देखने मिलता है, तख्त सिंह के टाइम पीरियड में। इसके अलावा हमने यहाँ के कुछ मेजर चित्र देखे थे, चित्रकार देखे थे जिसमें आपके नाम देखने मिलता है, शिवदास का नाम देखने मिलता है। इसके अलावा शंकरदास का नाम आपको इसमें देखने मिलता है। सेफू छज्जू नाथा नाम है वो इसमें देखने मिलता है। तो कुछ मेजर चित्रकार हमने कवर किए थे जिसमें हमने देखी थी शिवदास, शंकरदास, सेफू छज्जू, रामा, नाथा एंड दाना का नाम इसमें देखने मिलता है। मारवाड़ स्कूल की हमने बात की तो हमने देखा कि मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इसकी प्रमुख विशेषता आपको देखने मिलती है बादलों का चित्रण। इसके अलावा ढोला मारू के जो चित्रण की विशेषता है वो आपको मारवाड़ स्कूल में देखने मिलते हैं। तो मारवाड़ स्कूल में जो फर्स्ट आपको देखने मिल रही है ढोला मारू का चित्रण। इसके अलावा बादलों का चित्रण यहाँ पर किया गया है। भागवत पुराण का चित्रण है वो आपको यहाँ से मिलता है। और कुछ अलावा इसके अलावा लाल पीले रंग हैं इनका भी प्रयोग है वो इसमें देखने मिलता है। तो ये हमने जानकारी कवर की थी कुछ राजस्थान की पेंटिंग के रिगार्डिंग। आज हम उसके आगे का पार्ट है वो कवर करेंगे। तो अभी तक हमने मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसको कंप्लीट किया था। आज हम उसके आगे हुआ पार्ट है कवर कर रहे हैं बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग। बीकानेर की जो चित्रकला की उपशैली है इसमें आपको कुछ मेजर शासकों के नाम आपको देखने मिलेंगे। एक आपके नाम आएगा राय सिंह एंड दूसरा आपको देखने मिलेगा अनूप सिंह। जब आप बीकानेर की हिस्ट्री देखते हो तो वहाँ पर तो आपको अलग से जानकारी देखने मिलती है, इसे हम अभी कवर करेंगे।
तो बीकानेर में एक जो शासक आते हैं राय सिंह, राय सिंह के टाइम पर आपको जो बीकानेर ऑफ पेंटिंग है इनकी स्टार्टिंग आपको देखने मिलेंगी। एंड जो शासक आएंगे अनूप सिंह का टाइम पीरियड है वो बीकानेर की पेंटिंग में गोल्डन टाइम पीरियड है वो देखने को मिलेगा। तो बीकानेर के कुछ शासकों के संदर्भ में हम जानकारी कवर कर लेते हैं, जिससे आपके हिस्ट्री के पार्ट है वो अच्छे से कनेक्ट हो जाए, तो आप पेंटिंग वाला टॉपिक है वो अच्छे से कर सकते हैं। बीकानेर बीकानेर में जब हम शासकों की बात करते हैं तो बीकानेर में आपको राठौड़ राजवंश देखने को मिलेगा। राठौड़ राजवंश है ये बीकानेर में देखने मिलता है। जोधा के टाइम पर बीकानेर है, यहाँ पर आपको बीका द्वारा जो मारवाड़ के शासक थे जोधा, उनके टाइम पीरियड में उनके पुत्र बीका है, उनके द्वारा बीकानेर में बीकानेर क्षेत्र है, ये बीकानेर में राठौड़ राजवंश है, इसकी स्थापना की जाती है। तो फर्स्ट हम शासक देखेंगे बीका, जिनके द्वारा 1465 में बीकानेर वाला क्षेत्र है वो जीता था। एंड कालांतर में ये 1472 में अपने आप को किंग घोषित करते हैं कोडंदेश्वर नामक लोकेशन से। एंड 1488 में इनके द्वारा बीकानेर शहर है इसकी स्थापना की जाती है। तो बीका है, इनका योगदान है वो बीकानेर की स्थापना के लिए जाना जाता है। बीका के बाद में आप महत्वपूर्ण शासक देखोगे लूणकरण का नाम। लूणकरण है, इनको दानवीरता के लिए जाना जाता है। साथ ही इन्होंने नागौर के मोहम्मद का और जैसलमेर के राव जयसी है इनको हराया था। कालांतर में ये नारनौल के जो अभिमेरा है उनके साथ ढोसी का युद्ध कर रहे थे, उसी ढोसी वाले युद्ध में इनकी डेथ हो जाती है। और ढोसी के युद्ध में लूणकरण है इनकी डेथ हो जाती है। इनका प्रमुख योगदान है वो लूणकरण झील और लक्ष्मीनाथ मंदिर है, इसके फॉर्मेशन के लिए इन्हें जाना जाता है। तो लूणकरण झील का फॉर्मेशन इनके द्वारा किया गया था। साथ ही इनके द्वारा लक्ष्मीनाथ मंदिर है इसका फॉर्मेशन है वो किया गया था। तो बीका है, बीका द्वारा बीकानेर में राठौड़ राजवंश की स्थापना की जाती है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट शासक देखने मिलता है लूणकरण। लूणकरण के बाद में आप इनमें मेजर शासक देखोगे राव जयसी। राव जयसी के बाद में नेक्स्ट आप बात करोगे कल्याणमल, राय सिंह। राव जयसी है, इनके टाइम पर कामरान है उनके द्वारा अटैक किया जाता है, राती घाटी का युद्ध होता है। तो कामरान को राती घाटी के युद्ध में हराने के लिए इनका मेजर आपको पॉलिटिकल योगदान आप देखने को मिलता है 1534 में। इसके अलावा राव जयसी है, इन्होंने पाहिबा साहिबा के युद्ध में भाग लिया था। उस पाहिबा साहिबा युद्ध है उस दौरान ये 1541 में इनकी डेथ हो जाती है। मालदेव के विरुद्ध ये पाहिबा साहिबा युद्ध है उसमें पार्टिसिपेट है वो कर रहे थे। तो मालदेव के विरुद्ध ये पाहिबा साहिबा युद्ध है उसमें भाग लिया था और वहीं इनकी डेथ हो जाती है। तो इनका बेटा है जो कल्याणमल है, ये कल्याणमल है वो कालांतर में शेरशाह सूरी की शरण में चला जाएगा और उसी की हेल्प से ही ये बाद में शासक है वो बनेगा। शेरशाह सूरी की हेल्प से ये कल्याणमल शासक बन जाता है। इसके बाद में इनका नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी आपको देखने मिलता है राय सिंह। राय सिंह है, ये बीकानेर की हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण शासक के लिए जाने जाते हैं। राय सिंह का योगदान आप देखोगे तो ये देखने मिलेगा आपको मुगलों में अकबर के टाइम पीरियड में इनका योगदान भी देखने मिलेगा। साथ ही अकबर के अलावा जहांगीर के टाइम पीरियड में आपको इनका महत्वपूर्ण योगदान है वो देखने मिलता है। तो अकबर और जहांगीर दोनों के टाइम पीरियड में इन्होंने वर्क किया था। अकबर द्वारा इन्हें 4000 की मनसबदार बनाया गया था, वहीं जहांगीर है उनके द्वारा इन्हें 5000 का मनसबदार है वो बनाया गया था। तो अकबर द्वारा इन्हें 4000 की मनसबदारी दी गई थी और जहांगीर है उसके द्वारा इन्हें 5000 की मनसबदारी है वो दी गई थी। इसके अलावा राय सिंह है, इनका राजनीतिक योगदान आप देखोगे तो गुजरात का जो मिर्ज़ा विद्रोह है इसको दबाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसके अलावा काबुल कंधार वाला जो मिर्ज़ा विद्रोह है इसके दबाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है वो रहा था। एंड राय सिंह के संदर्भ में हम देख रहे हैं तो राय सिंह है, इनका बीकानेर में स्थापत्य कला में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। जो बीकानेर का जूनागढ़ फोर्ट है, इस जूनागढ़ फोर्ट का फॉर्मेशन है वो भी राय सिंह द्वारा करवाया गया था करमचंद पवार की देखरेख में। साथ ही हम देखें कि बीकानेर में पेंटिंग की स्टार्टिंग है वो आपको इसी शासक के टाइम पर देखने मिलेगी। तो पेंटिंग का डेवलपमेंट है वो भी आपको बीकानेर में राय सिंह के टाइम पीरियड ही देखने मिलता है। इसके अलावा इनके द्वारा साहित्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। इनके द्वारा खुद के द्वारा कुछ पुस्तकों की रचना की गई थी, जिसमें आप नाम देखते हो राय सिंह महोत्सव। राय सिंह महोत्सव, इसके अलावा आपको नाम एक देखने मिलता है वैदिक वंशावली। थर्ड आपको नाम देखने मिलेगा ज्योतिष रत्नमाला। फोर्थ आपको नाम देखने को मिलेगा बाल बोधिनी। तो साहित्य के क्षेत्र में भी राय सिंह है, इनका योगदान महत्वपूर्ण है। राय सिंह महोत्सव की रचना इनके द्वारा स्वयं की गई थी। वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और बाल बोधिनी, ये कुछ मेजर जो बुक्स हैं इनकी रचना इनके द्वारा की गई थी।
एंड इनके द्वारा जो विद्वान है, दरबारी विद्वान है, उनको भी संरक्षण प्रदान किया गया था, जिसमें आप जैन मोहिनी जैता और जयसोम है, इनका नाम है वो आपको मेजर रूप से देखने मिलता है। तो बीकानेर की पेंटिंग हम पढ़ रहे हैं, तो बीकानेर की जो पेंटिंग है ये राय सिंह के टाइम पर ही स्टार्ट होती है। तो राय सिंह है, इनका योगदान आपको लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इनके संदर्भ में कुछ जानकारी कवर की है। राय सिंह के बाद में इनके उत्तराधिकारी आपको देखने मिलेंगे कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के टाइम पीरियड की आपको मेजर घटना जो देखने मिलती है वो 1644 की मतीरेर की राड़ आपको देखने मिलती है। मतीरेरी राड़, जो नागौर के अमर सिंह हैं उनके साथ इन्होंने युद्ध किया था। एंड इसमें करण सिंह है, इनकी विजय प्राप्त हुई थी। साथ ही इनकी एक आपको बुक देखने मिलती है साहित्य कल्पद्रुम, तो इन्होंने साहित्यिक योगदान भी दिया था। तो इनकी पुस्तक का नाम आपको देखने मिलता है साहित्यिक कल्पद्रुम। इसके अलावा कर्ण सिंह है, इन्होंने एक टाइटल लगाया था जालंधर बादशाह का, तो इसलिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पार्ट बन जाता है हिस्ट्री में। कर्ण सिंह जालंधर बादशाह की टाइटल लगाने वाले जो शासक हुए हैं वो हैं कौन से हैं, कर्ण सिंह। एंड मतीरेरी राड़ के टाइम पर इनका टाइम पीरियड है वो देखने मिलता है 1644 के टाइम पीरियड में हुई थी इन्हीं के टाइम पर मतीरेरी राड़। इसके बाद में नेक्स्ट उत्तराधिकारी आप देखोगे अनूप सिंह, काफ़ी महत्वपूर्ण शासक आपको बीकानेर हिस्ट्री में देखने मिलते हैं अनूप सिंह। अनूप सिंह है, इनका भी योगदान है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बीकानेर में इन्होंने विभिन्न योगदान स्थापत्य कला एंड साहित्यिक योगदान दिए थे। बीकानेर में इन्होंने सरस्वती भंडार पुस्तकालय है, लाइब्रेरी का फॉर्मेशन करवाया था, जिसमें इन्होंने विभिन्न बुक्स हैं उनको कलेक्ट किया, राजस्थानी की जो भी बुक्स हैं उनका ट्रांसलेशन वगैरह करवाया। साथ ही इन्होंने जो महाराणा कुंभा है उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है सुधा प्रबंध, कामराज रतिसाद, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, तो उन पुस्तकों का संकलन है, कुंभा के संगीत ग्रंथ है, इनका संकलन भी अनूप सिंह द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा अनूप सिंह है, उन्होंने खुद ने भी कुछ पुस्तक है उनकी रचना की थी, जिसमें आप एक नाम देखोगे अनूप विवेक, इन्हीं के नाम से हैं अनूप विवेक। इसके अलावा एक नाम आप देखोगे काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, एंड एक नाम आपको देखने मिलेगा अनुपोदय। तो इन्हीं के नाम से कुछ बुक्स है वो आपको देखने मिलती है। अनूप विवेक इन्हीं के नाम से है, अनुपोदय नामक पुस्तक की रचना इन्हीं के द्वारा की गई है, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि की रचना है वो इन्हीं के द्वारा की गई। तो अनूप सिंह का योगदान है वो आपको साहित्यिक योगदान है वो ज़्यादा देखने मिलता है। अनूप सिंह के बाद में आप एक नेक्स्ट शासक इनमें देखते हो बीकानेर हिस्ट्री में, वो आपके आते हैं सूरत सिंह। सूरत सिंह है, इनके टाइम पीरियड की आपको राजनीतिक घटना एक देखने मिलती है भटनेर। इन्होंने भटनेर पर अधिकार किया था 1805 में, 1805 में इन्होंने भटनेर पर अधिकार किया था। साथ ही इन्हीं के टाइम पर जो जॉर्ज थॉमस है, जो मराठा सेनापति है जॉर्ज थॉमस, जिसके द्वारा 2 बार अटैक है वो इन्हीं के टाइम पीरियड किया गया था। जो आप गिंगोली के युद्ध देखते हो जयपुर के जगत सिंह सेकंड के साथ, तो गिंगोली युद्ध की घटना है वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में आपको देखने मिलेगी। तो सूरज सिंह हैं, इनके टाइम पीरियड में आपको राजनीतिक घटनाक्रम ज़्यादा देखने मिलते हैं, जैसे कि आपके भटनेर पर अधिकार है 1805 में, भटनेर वाले पर इन्होंने मंगलवार के दिन किया था, तो इसलिए नाम है वो हनुमानगढ़ भी रखा था। इन कालांतर में हम देखते हैं जॉर्ज थॉमस जो मराठा सेनापति है वो इन्हीं के टाइम पर 2 बार अटैक करता है। गिंगोली युद्ध जयपुर के जगत सिंह सेकंड के साथ हुआ था, तो गिंगोली युद्ध की घटना है वो आपको सूरज सिंह के टाइम पर ही देखने मिलती है। कालांतर में 1818 में संधि कर लेते हैं चार्ल्स मेटवर्थ और काशीनाथ ओझा है, इनके मध्य ये संधि हुई थी 1818 में। सूरज सिंह के बाद में बीकानेर की हिस्ट्री में एक मेजर व्यक्तित्व आते हैं रतन सिंह। रतन सिंह है, इनके टाइम पीरियड की आपको एक प्रमुख घटना देखने मिलती है 1829 की। 1829 में रतन सिंह है, इनके और जैसलमेर के गज सिंह हैं, इनके मध्य युद्ध हुआ था, वासन पीर का युद्ध है, ऊँटों के लिए युद्ध हुआ था, वासन पीर का युद्ध। ये इसके संदर्भ में कहा जाता है कि ये राजस्थान में अंतिम युद्ध या अंतिम लड़ाई थी। इसके अलावा इनका कन्यावत की योगदान है, कन्यावत है उसकी रोकथाम में इनका योगदान है वो महत्वपूर्ण है। 1837 में इन्होंने गया में वाली जो लोकेशन है गया बिहार, वहाँ पर कन्यावत पर रोक लगाई थी। इसके अलावा ठीक 10 साल बाद में 1847 में इन्होंने जवाहर जी हैं, जो आपके डूंगजी जवाहर जी 1857 के रिवोल्ट में आप रीड करते हैं, उन्हीं जवाहर जी को इन्होंने जूनागढ़ फोर्ट है इसमें शरण दी थी। जूनागढ़ फोर्ट है जिसका निर्माण कौन करवा रहा था, राय सिंह है वो करवा रहा था, और रतन सिंह है ये
इसी जूनागढ़ फोर्ट है, इसमें जवाहर सिंह है, इसको शरण दे रहे। तो रतन सिंह के जीवन की मेजर जो आपको घटना देखने मिलती है वो है 1829 का वासनपीर का युद्ध एंड 1837 में इन्होंने कन्यावत पर रोक लगाई थी गया बिहार में। साथ ही 1847 में इन्होंने जो डूंगजी जवाहर जी हैं उनमें से जो भी जवाहर जी हैं उनको जूनागढ़ में जैसे जवाहर जैसे जूनागढ़ फोर्ट इसमें शरण दी थी। एंड नेक्स्ट आप महत्वपूर्ण शासक बीकानेर हिस्ट्री में देखते हो तो वो एक प्रमुख व्यक्तित्व आते हैं गंगा सिंह। गंगा सिंह है, इनका योगदान बीकानेर की हिस्ट्री है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको देखने मिलता है। अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड में इनका योगदान है वो आपको देखने मिलेगा। 1899 में इन्होंने के टाइम पर ही आपको छपनिया काल की घटना देखने मिलती है। बॉक्सर विद्रोह में अंग्रेज़ों के साथ ये देखते हैं। तीनों राउंड टेबल जो सम्मेलन हुए थे 1930, 31, 32 के तीनों राउंड टेबल गोल में सम्मेलन है उनमें भाग लिया था इन्होंने। तो गंगा सिंह का योगदान है वो आपको बीकानेर हिस्ट्री में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने मिलता है। गंगा सिंह का योगदान छपनिया काल की घटना इनके टाइम पीरियड में देखने मिल रही है। बॉक्सर विद्रोह में ये भाग ले रहे हैं। तीनों राउंड टेबल जो सम्मेलन है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा इन्हीं के टाइम पीरियड में आपको जिनेवा सम्मेलन देखने मिलेगा। 1919 का पेरिस शांति सम्मेलन है उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। और जब ये पेरिस शांति सम्मेलन जो 1919 में हुआ था तो वहाँ से वापस जब पेरिस से वापस लौट रहे थे तो इन्होंने एक रोम नोट लिखा था। ब्रिटिश जो सरकार है इसे लिखा था रोम नोट। एंड इसके अलावा इनका योगदान आप बीएचयू के जो बीएचयू यूनिवर्सिटी है उसमें इन्होंने काफ़ी अधिक दान दिया था रुपए का। तो बीएचयू है इसमें भी इनका योगदान है वो आप देखते हैं। तो 1916 में इन्होंने बीएचयू के डेवलपमेंट के लिए सर्वाधिक योगदान है। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ब्लैंक चेक दिया था बीएचयू के निर्माण के लिए कि आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी रुपए हैं वो लगा सकते हैं। तो गंगा सिंह है, इनका योगदान आपके लिए सर्वाधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड इनके अलावा इसका स्थापत्य कला है, राजनीतिक के साथ साथ इनका स्थापत्य कला में भी योगदान देखोगे। स्थापत्य कला में आप इनका देखोगे कि जो लालगढ़ प्लेस है बीकानेर में, लालगढ़ प्लेस इसका फॉर्मेशन इन्हीं के टाइम पीरियड में आपको देखने मिलता है। और रामदेवराज और गोगामेड़ी वाले जो मंदिर है इनके वर्तमान स्वरूप है वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में बने थे। तो गंगा सिंह है, इनका आपको स्थापत्य कला एंड राजनीतिक योगदान आपको देखने मिलता है। गंगा सिंह के बाद में आप बीकानेर हिस्ट्री में नाम देखते हो तो आप देखते हैं शार्दुल सिंह का नाम। शार्दुल सिंह है ये आज़ादी के समय शासक थे। आज़ादी के टाइम पर जो मेजर शासक थे वो थे शार्दुल सिंह। इसके अलावा जो शार्दुल सिंह है इनके संदर्भ में कहा जाता है कि इन्होंने फर्स्ट ये व्यक्ति थे जिन्होंने एकीकरण जो राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस पर साइन किए थे। तो ये भी कौन थे, फर्स्ट व्यक्ति शार्दुल सिंह ही थे। तो एकीकरण पर साइन करने वाले भी व्यक्ति के रूप में किन्हें जाना जाता है, शार्दुल सिंह को जाना जाता है। तो ये हमने बीकानेर की हिस्ट्री में कुछ मेजर शासकों के संदर्भ में जानकारी कवर की। हमने देखा राव बीका जो बीकानेर की स्थापना कर रहे हैं। राव बीका के बाद में हमने बात की लूणकरण जो दानवीरता के लिए फेमस है। लूणकरण के बाद में हमने बात की राव जयसिंह। इनके टाइम पर जो हुमायूं का भाई था कामरान वो अटैक करता है राती की घाटी के युद्ध में, ये कामरान को हराते हैं। तो राव जयसिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राव जयसिंह के बाद में हमने कल्याणमल देखा जो मालदेव के साथ आपके पाहिपा युद्ध है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी में इनकी डेथ हो रही है कल्याणमल की। कल्याणमल के बाद में राय सिंह पाहिपा युद्ध में राव जयसिंह भाग ले रहे हैं और जो राय जयसिंह का ही बेटा था कल्याणमल जो पाहिबा साहिबा युद्ध के बाद में जो शेरशाह सूरी है उसकी शरण में चला जाता है। एंड कल्याणमल के बाद में महत्वपूर्ण शासक हमने देखे हैं राय सिंह। राय सिंह है, इनके टाइम पीरियड में आपको ये अकबर और जहांगीर जो मुग़ल प्रभाव है वो आना स्टार्ट हो गया। तो अकबर और जहांगीर के टाइम पीरियड में ये मेजर शासक रहे थे बीकानेर में। एंड 4000 के मनसबदार बनाए गए थे अकबर द्वारा, वहीं जहांगीर द्वारा इन्हें 5000 का मनसबदार है वो बनाया गया था। तो इस प्रकार हमने कुछ बेसिक जानकारी है वो हिस्ट्री के पार्ट के अकॉर्डिंग कवर की है। तो जो हम पढ़ रहे थे बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग, इसमें हमने देखा है कि बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसकी स्टार्टिंग आपको देखने मिल रही है राय सिंह के टाइम पर जो मेजर शासक है राय सिंह। राय सिंह के बाद में हमने जो प्रमुख अपने इंपॉर्टेंट शासक आते हैं आपके अनूप सिंह। अनूप सिंह का टाइम पीरियड है वो इसमें गोल्डन टाइम पीरियड था। वहीं एक आपको टर्म देखने मिलेगी बीकानेर की पेंटिंग में उस्ता कला और मथरेना कला। उस्ता कला एंड सेकंड आपको जो टर्म देखने मिल रही है वो है मथरेना कला। उस्ता कला की बात करें तो उस्ता कला क्या होती है कि ऊँट के चमड़े पर जो सोने की
पेंटिंग की जाती है उसी को क्या कहा जाता है, उस्ता कला कहा जाता है। इसके लिए जो राय सिंह है, महत्वपूर्ण शासक राय सिंह, इनके टाइम पीरियड में लाहौर से दो जो पेंटर है वो लाए गए थे, अली राजा व रुकनुद्दीन। प्रमुख आप इनमें नाम देखोगे, अली राजा, एंड दूसरा आपके लिए नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, रुकनुद्दीन। तो अली राजा और रुकनुद्दीन है, ये लाहौर से राय सिंह के टाइम पर लाए गए थे। एंड ये जो बीकानेर है वहाँ पर एक कैमल हाइडिंग ट्रेनिंग सेंटर है वो ओपन किया गया था, जहाँ पर उस्ता कला है वो सिखाई जाती थी। कुछ प्रमुख चित्रकार आप इसमें उस्ता कला में देखोगे तो वो आप देखोगे रामलाल, हसन, हेसामुद्दीन, आसिर खां, ईशा और शाहिदीन। तो रामलाल, हसन, हेसामुद्दीन और इस शाहिदीन, आसिर खान है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आसिर खान है, इसके रिगार्डिंग आपसे एग्जाम है उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये कौन सी कला के रिगार्डिंग है, तो ये उस्ता कला के रिगार्डिंग विद्वान है। बीकानेर की पेंटिंग है, यहाँ के जो पेंटर हैं इनकी आपको विशेषता देखने को मिलेगी, नेम और डेट लिखने की। तो बीकानेर पेंटिंग की है, इसका विशेष चित्रण आप देखोगे तो यहाँ के जो भी पेंटर थे मैक्सिमम रूप से मुस्लिम चित्रकार थे, और जो हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाते थे, साथ ही लास्ट में अपने नाम और डेट है वो भी मेंशन करते थे। इसके अलावा एक आपको पेंटिंग की स्टाइल देखने मिलती है मथुरेना कला। मथुरेना कला वाले जो चित्रकार थे वो जैन चित्रकार थे, जो महाराजा अनूप सिंह है इनके टाइम पर इनके बढ़ावा है वो मिला था। तो राय सिंह है, राय सिंह के टाइम पर उस्ता कला को बढ़ावा मिल रहा है। अनूप सिंह है, अनूप सिंह के टाइम पर मथुरेना कला को बढ़ावा मिला था। जैन चित्रकार थे मथुरेना कला वाले। कुछ प्रमुख चित्रकार हैं वो है आपके मुन्नालाल, चंदूलाल और मुकुंद। तो मुन्नालाल, चंदूलाल, मुकुंद है, ये कौन सी कला के रिगार्डिंग पेंटर है, तो मथुरेना कला के रिगार्डिंग पेंटर है। जैन चित्रकार है, राजा महाराजाओं के चित्र बनाते हैं। गीले प्लस्तर पर वर्क किया जाता है, पेंटिंग का वर्क किया जाता है जिसे फ्रेस्को या अराइस भी कहा जाता है। वहीं शेखावाटी वाली जो क्षेत्र है वहाँ पर इसे पणो कहा जाता है, जो गीले प्लस्तर पर वर्क किया जाता है, पेंटिंग की जाती है। शेखावाटी में उसे पणो कहा जाता है, और वैसे इसे फ्रेस्को या अराइस के रूप में जाना जाता है। अराइस होती है दीवार के सूखने के बाद में, और गीले जो दीवार होती है उस पर पेंटिंग करने को क्या बोलते हैं, फ्रेस्को कहते हैं। तो इस रूप में ये मथुरेना कलाकार है, ये जाने जाते हैं। इसके अलावा हमें बीकानेर पेंटिंग है, इसकी प्रमुख विशेषता हमने देखी, मुस्लिम चित्रकार जो हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाते थे, साथ ही नाम और तिथि है वो भी मेंशन करते थे। इसके अलावा बीकानेर की पेंटिंग है, यहाँ पर आपको रेत की टीलों की विशेषता अधिक, रेत की टीले हैं, इसकी अधिकांश है वो देखने मिलेगी, चित्रशैली है इसके अंतर्गत। तो ये हमने बात कवर की है बीकानेर पेंटिंग के संदर्भ में जानकारी। नेक्स्ट हम जानकारी कवर करेंगे किशनगढ़ चित्रशैली के संदर्भ में। किशनगढ़ चित्रशैली है, इसके संदर्भ में जानकारी देखते हैं तो यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण शासक देखने मिलते हैं, सावन सिंह या नागरीदास। सावन सिंह या नागरीदास है, इनका टाइम पीरियड है वो किशनगढ़ चित्रशैली है, इसमें गोल्डन टाइम पीरियड के लिए जाना जाता है किशनगढ़ चित्रशैली। यहाँ पर भी आपको राठौड़ राजवंशी देखने मिलेगा किशनगढ़ में भी। तो किशनगढ़ के रिगार्डिंग हम कुछ महत्वपूर्ण शासकों के संदर्भ में जानकारी देख लेते हैं। किशनगढ़, किशनगढ़ की जब आप हिस्ट्री देखते हो तो आप देखते हो किशनगढ़ है, ये शहर बना था कब, 1612 में। 1612 में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो किशन सिंह नामक एक व्यक्ति थे, जो बीकानेर के मोटा राजा उदय सिंह है इसी के बेटे थे किशन सिंह। किशन सिंह है, इनके द्वारा 1612 में किशनगढ़ है इसकी स्थापना की जाती है। कालांतर में इनकी डेथ हो गई, तो इनकी छतरी आपको देखने मिलेगी अजमेर के घूघरा घाटी वाली जो लोकेशन है वहाँ पर आपको इनकी छतरी भी देखने मिलती है। जहांगीर के टाइम पर इन्होंने इस शहर है इसकी स्थापना की थी। तो जहांगीर के टाइम पर राठौड़ राजवंश की नींव है ये इनके द्वारा रखी गई थी किशनगढ़ में। किशन सिंह के अलावा जो महत्वपूर्ण आप शासक देखोगे किशनगढ़ में, तो उनमें आपके नाम आता है मान सिंह राठौड़ का। किशनगढ़ की हिस्ट्री हम देख रहे हैं, तो किशनगढ़ की हिस्ट्री में आपको नाम देखने मिलता है किशन सिंह का नाम। किशन सिंह के अलावा आपको नाम एक देखने मिलता है मान सिंह राठौड़। मान सिंह के अलावा एक नाम हम देखेंगे सावन सिंह का, या इन्हीं का नाम आपको नागरीदास देखने मिलता है। एक नाम आप देखोगे पृथ्वी सिंह, एंड एक आपको नाम देखने मिलेगा सुमेर सिंह। किशन सिंह का योगदान देखें तो इन्होंने किशनगढ़ शहर है इसकी स्थापना की थी 1612 में। किशनगढ़ में राठौड़ राजवंश की नींव रखी थी। जो जहांगीर था, मुगल शासक जहांगीर, इन्हीं के टाइम पर इनकी नींव है वो रखी गई थी। जोधपुर के जो गज सिंह है उनके साथ विवाद था तो इनकी डेथ हो गई थी। डेथ के बाद में घूघरा घाटी अजमेर है वहाँ पर इनकी आपको छतरी देखने मिलती है। मान सिंह है, मान सिंह के टाइम पीरियड की एक मेजर घटना आपको चारुमती विवाद है वो देखने मिलता है।
चारुमती विवाद वाली क्या घटना थी कि जो चारुमती है उससे विवाह है वो औरंगजेब करना चाहता था। तो जो मुगल शासक है औरंगजेब है, वो चारुमती से विवाह करना चाहता था, लेकिन जो चारुमती थी वो मेवाड़ शासक राज सिंह से विवाह करना चाहते थे। तो उन्होंने मेवाड़ के जो शासक हैं राज सिंह, इनको लेटर लिखा था। और राज सिंह है जो मेवाड़ के शासक, उनके एक सेनापति का नाम आपको देखने मिलेगा। राज सिंह के सेनापति थे रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत के संदर्भ में कहा जाता था कि इनकी न्यू न्यू मैरिज हुई थी और इनकी वाइफ थी हाड़ी रानी सहल कंवर। तो जब रतन सिंह है उनको बीकानेर की जो जो आपके क्या कहें जिम्मेदारी सौंपी गई, तो उन्होंने बाद में जो अपनी हाड़ी रानी सहल कंवर है इनसे कुछ निशानी मांगी थी। कि कहा जाता है कि जब चारुमती विवाद के दौरान जो मेवाड़ के शासक है राज सिंह है वो चारुमती से विवाह करने के लिए जा रहे थे, तो संभावना थी कि औरंगजेब है वो बीकानेर पर किशनगढ़ है उस साइड अटैक कर सकता है। तो किशनगढ़ है वहाँ पर औरंगजेब है इसका सामने करने के लिए रतन सिंह चुंडावत है और उनकी सेना जा रही थी। तो उन्होंने हाड़ी रानी सहल कंवर है उससे कुछ सेना नहीं मांगी थी। तो हाड़ी रानी सहल कंवर है उन्होंने अपना सिर काट के दे दिया था। तो मेघराज मुकुल नामक एक कविताकार है, मेघराज मुकुल, इन्होंने एक कविता की रचना की थी जिसका नाम आपको देखने मिलेगा सेनानी। मेघराज मुकुल की एक कविता आपको देखने मिलती है सेनानी, वो इसी सहल कंवर के रिगार्डिंग है, वो लिखी गई है। तो ये चारुमती विवाद के रिगार्डिंग की ये घटना है और इसमें इसकी जानकारी दी गई है कि चुंडावत माँ की सेनानी सिर काट दे दियो सेतरानी। तो राजस्थान की जो सेतरानी है महिलाएं हैं वो भी काफ़ी वीर थी। निशानी मांगने पर उस महिला ने अपना सिर काट के दे दिया था। तो रतन सिंह चुंडावत है कालांतर में औरंगजेब के साथ युद्ध करते हैं एंड उसी युद्ध में उनको शहादत हो गई थी। और लेकिन उनका जो योगदान है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके किशनगढ़ राठौड़ राजवंश में देखने मिलता है। तो ये सब घटना है चारुमती विवाद वाली घटना है, ये आपको इनमें मानसिंह राठौड़ के टाइम पीरियड की देखने मिलती है। इन्हीं मानसिंह राठौड़ की ये सिस्टर थी चारुमती। तो ये जो किशनगढ़ में महत्वपूर्ण घटना आपको देखने मिल रही है ये मानसिंह राठौड़ के टाइम पर देखने मिलती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो शासक देखने मिलते हैं सावन सिंह या नागरीदास। सावन सिंह या नागरीदास है, इनकी आपको इनके टाइम पीरियड की जो बेसिक देख जानकारी मिलती है वो है बणी ठणी। और जो प्रमुख चित्रकार देखने मिलते हैं राजस्थान की पेंटिंग में वो देखने मिलते हैं मोरध्वज निहाल चंद। किशनगढ़ जो चित्रशैली है इसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है सावन सिंह, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका योगदान रहा था। इन्हीं के टाइम पीरियड में बणी ठनी का चित्रण है वो मोरध्वज निहाल चंद द्वारा किया गया था, जिसे कालांतर में एरिक डिक्सन द्वारा राजस्थान की मोनालिसा की संज्ञा है वो दी थी। यानी भारत की मोनालिसा की संज्ञा है वो दी थी, राजस्थान नहीं भारत की मोनालिसा की संज्ञा है वो बणी ठनी को दी गई थी। बणी ठनी सॉरी मोनालिसा कौन थी, तो मोनालिसा है वो इटली के एक चित्रकार थे लियोनार्डो दा विंची, उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग का नाम था मोनालिसा। उसी प्रकार की जो संज्ञा है वो राजस्थान में राजस्थान की पेंटिंग जो बनी ठनी है उसे एरिक डिक्सन द्वारा दी गई थी। तो ये सावन सिंह के टाइम पीरियड है, उनके टाइम पीरियड में बनी हुई पेंटिंग है। इनके बाद में आप नेक्स्ट शासक देखोगे पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह है ये राजस्थान में 1857 के रिवोल्ट के टाइम पर के महत्वपूर्ण शासक है वो आपको देखने मिलते हैं। एंड लास्ट आप इसमें देखोगे किशनगढ़ में, तो यहाँ मेजर आपको शासक देखने मिलते हैं सुमेर सिंह। सुमेर सिंह है, इनके टाइम पीरियड की घटना है राजस्थान के एकीकरण के टाइम पीरियड में ये शासक थे। इनके टाइम पीरियड में 25 मार्च 1948 25 मार्च 1948 में जो किशनगढ़ जो ठिकाना था इसका पूर्वी राजस्थान संघ है इसमें मर्ज है वो कर दिया जाता है। तो ये हमने बात की किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश के संदर्भ में संक्षिप्त हिस्ट्री पार्ट, जिसमें हमने बात की किशन सिंह के संदर्भ में। किशन सिंह है, इन्होंने किशनगढ़ में राठौड़ राजवंश की नींव रखी थी। मानसिंह राठौड़ के समय मानसिंह राठौड़ है, इनकी सिस्टर थी चारुमती, जिसे विवाह के लिए औरंगजेब और राज सिंह है इन दोनों के मध्य विवाद वगैरह होता है, जिसमें रिगार्डिंग आपको एक मेघराज मुकुल की कविता देखने को मिलती है चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो क्षेत्राणी, यानी सेनानी नाम से एक कविता है वो भी आपको इनके टाइम पीरियड में देखने मिलती है। मान सिंह के बाद में महत्वपूर्ण शासक हमने बात की सावन सिंह या नागरीदास। इनके टाइम पीरियड में किशनगढ़ में पेंटिंग है इसका डेवलपमेंट देखने मिलता है। एक महत्वपूर्ण पेंटिंग इनके टाइम पर बनी थी बनी ठनी, जिसकी एरिक डिक्सन द्वारा भारत की मोनालिसा के रूप में तुलना की गई थी। मोनालिसा कौन थी, इटली के लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग थी। इसके अलावा पृथ्वी सिंह 1857 के रिवोल्ट के टाइम पर के महत्वपूर्ण शासक और सुमेर सिंह है वो एकीकरण के टाइम के महत्वपूर्ण शासक थे। तो ये बात की है हमने
किशनगढ़ के संदर्भ में। अब किशनगढ़ की पेंटिंग के रिगार्डिंग जानकारी है वो कवर कर लेते हैं। किशनगढ़ है, यहाँ पर आपको पेंटिंग का डेवलपमेंट है वो सावन सिंह या नागरीदास के टाइम पर देखने मिलता है। इनके संदर्भ में जब हमने PYQ देखे थे तो हमने देखा था कि सावन सिंह है, इनकी मृत्यु हो रही थी वृंदावन। कालांतर में ये वृंदावन चले जाते हैं, वहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। तो ये आपसे एग्जाम है, वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसीलिए हम हिस्ट्री का पार्ट है वो भी इसी के साथ है वो कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे आपके हिस्ट्री और कल्चर है वाला पार्ट है वो कनेक्ट भी हो जाए और दोनों तरफ से आपसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसे आप कवर कर सकें। किशनगढ़ की पेंटिंग में जब आप देखते हो तो प्रमुख चित्रकार आपको देखने मिलते हैं मोरध्वज निहालचंद। मोरध्वज निहालचंद है, इनके द्वारा जो सावन सिंह या नागरीदास की प्रेमिका थी रसिक बिहारी, इस रसिक बिहारी का पेंटिंग की बनाई गई थी बनी ठनी के रूप में। एंड दूसरे आपको महत्वपूर्ण चित्रकार देखने मिलते हैं अमीर चंद। अमीर चंद है, इनके द्वारा चांदनी रात की गोष्ठी है, इसका चित्रण का कार्य है वो किया गया था। तो चांदनी रात की गोष्ठी का चित्रण का कार्य किसके द्वारा किया गया था? अमीर चंद के द्वारा। वहीं बनी ठनी के चित्रण का कार्य किसके द्वारा किया गया था? मोरध्वज निहालचंद के द्वारा। इसी बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने क्या कहा था? भारत की मोनालिसा कहा था। भारत की मोनालिसा है वो की संज्ञा है वो दी थी। इसके अलावा प्रमुख चित्रकार में आप देखते हो मदन सिंह, मूलराज, नानक राम, तुलसीदास, सूरध्वज, रामनाथ और लाडलीदास। ये कुछ मेजर चित्रकार हैं वो आपको किशनगढ़ शैली में देखने मिलते हैं। कौन कौन से हैं? सीताराम, मदन सिंह, नानक राम, रामनाथ, तुलसीदास और सूरध्वज, रामनाथ है, ये लाडली दास है। ये कुछ मेजर चित्रकार है वो आपको किशनगढ़ शैली में देखने मिलते हैं। किशनगढ़ शैली की एक प्रमुख विशेषता आपको देखने मिलती है, महिला सौंदर्य की प्रधानता आपको इनमें देखने मिलेगी। तो विशेष चित्रण की जब हम बात करते हैं, किशनगढ़ शैली में विशेष चित्रण हम देखते हैं तो महिला सौंदर्य है, इसकी प्रधानता आपको देखने मिलती है। महिलाओं वाले जो आभूषण है वो प्रमुख आभूषण बेस्त्री आभूषण जो नाक में पहना जाता है, इसका कलात्मक प्रस्तुतिकरण है वो किया गया है। साथ ही सरोवर के चित्रण का कार्य है वो भी इसमें किया गया है। तो ये हमने बात की है किशनगढ़ चित्र शैली के रिगार्डिंग जानकारी। नेक्स्ट आपकी पेंटिंग में एक उपशैली आपको देखने मिलती है, नागौर उपशैली। नागौर पेंटिंग उपशैली है, इसकी विशेषता आपको देखने मिलेगी पारदर्शी कपड़े का चित्रण है वो इसमें किया गया है। पारदर्शी कपड़ा है उसका चित्रण का कार्य किया गया है, साथ ही भीतरी चित्रण का कार्य है वो इसमें किया गया है। कुछ हल्के रंगों का प्रयोग है वो इसमें किया गया था। तो इसकी विशेषता है वो कुछ नागौर पेंटिंग ऑफ स्कूल है, इसमें कुछ ज़्यादा विशेषता आपको नहीं देखने मिलती है। हल्के बुझे हुए रंगों का प्रयोग आपको देखने मिलेगा। पारदर्शी कपड़े के चित्रण की विशेषता आपको इसमें देखने मिलेगी और फीती चित्रण का वर्क है वो इसमें किया गया है। नेक्स्ट जो आपकी पेंटिंग आती है वो आती है अजमेर की पेंटिंग। अजमेर की पेंटिंग है, यहाँ पर आपको विभिन्न प्रभाव देखने मिलते हैं, जैसे हिंदू प्रभाव भी आपको इसकी पेंटिंग में देखने मिलेगा। इस्लाम और ईसाई प्रभाव है वो भी अजमेर की पेंटिंग है इनमें आपको देखने मिलता है। साथ ही कुछ प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं चांद, तैयब, राम सिंह, साहिबा, उसना, जालची एंड नारायण भाटी। तो ये कुछ मेजर चित्रकार हैं वो हम अजमेर की जब पेंटिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम कवर करेंगे। साथ ही अजमेर की हिस्ट्री के रिगार्डिंग एक वीडियो लेक्चर है वो आपके लिए प्रीवियस पहले से वीडियो है उनमें अपलोड कर दिया गया डिटेल से, तो आप उसमें से अच्छे से हिस्ट्री के जो भी शासक है उनके रिगार्डिंग जानकारी कवर कर सकते हैं। तो अजमेर की पेंटिंग में यही हमें देखने मिलता है। अजमेर में देखें तो आपको चौहानों की शाखा है वो देखने मिलती है। अजमेर की जब भी हम हिस्ट्री देखते हैं तो यहाँ पर आपको चौहान राजवंश देखने मिलता है और चौहान राजवंश है इसके संबंध में हमने एक डिटेल से वीडियो का पार्ट है उसको किया था, जिसके संदर्भ में जानकारी वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। इसके साथ ही हमने चौहान राजवंश में देखे थे कि आपको विभिन्न थ्योरी आपको इसमें देखने मिलती है। इसी चौहान राजवंश है, यहाँ पर आपको एक सिद्धांत देखने मिलता है, अग्निकुंड का सिद्धांत देखने मिलता है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होने के सिद्धांत है वो आपको इसमें देखने मिलेंगे। साथ ही हमने बात की थी कि जो चौहान राजवंश है इसकी अजमेर में वासुदेव जो चौहान है उनके द्वारा 551 में स्थापना की गई थी। एंड कुछ मेजर हमने जो यहाँ के शासक देखेंगे उसमें नाम आप देखोगे, गुवक फर्स्ट का नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, विग्रहराज सेकंड, अर्णोराज, और इसके अलावा आप विग्रहराज फोर्थ का नाम है वो अजमेर की हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज थर्ड है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज थर्ड है, इनके टाइम पीरियड की मेजर घटना आपको 1191 और बाड़मेर के तराइन के युद्ध देखने मिलेंगे। गौरी के साथ पृथ्वीराज थर्ड है, उन्होंने तराइन के युद्ध किए थे। साथ ही पिथौरागढ़ फोर्ट का फॉर्मेशन करवाया था।
कला संस्कृति विभाग है उसकी स्थापना की थी। तो ये आप अजमेर की हिस्ट्री में रीड करोगे। एंड अजमेर की पेंटिंग है, यहाँ पर आपको हिंदू, इस्लाम और ईसाई प्रभाव है वो देखने मिलता है। तो ये हमने एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ जानकारी है वो कवर करने की कोशिश की है। अब हम कुछ विभिन्न एग्जाम्स में पूछे हुए प्रीवियस PYQ देख लेते हैं, जिससे आपके ये कवर हो सके कि आपसे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। कुछ मेजर PYQ देखें तो उसमें आपके फर्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे। तो उस्ताद कला है उसके रिगार्डिंग ये पूछा क्वेश्चन है वो पूछा गया है। उस्ताद कला को बनाने वाले जो पेंटर होते हैं उन्हें उस्ताद कहा जाता था। उस्ताद कहलाने वाले जो पेंटर है वो आपको कौन सी स्कूल में देखने मिलते हैं, तो वो आपको देखने मिलते हैं बीकानेर चित्रशैली में देखने मिलते हैं। बीकानेर चित्रशैली है, इसके संदर्भ में जब हमने देखा था तो महत्वपूर्ण हमने दो ही शासक इसमें कवर किए थे। एक तो हमने देखे थे राय सिंह, दूसरा नाम हमने कवर किया था अनूप सिंह। राय सिंह है, इनके टाइम पर ही ये उस्ताद कला है वो स्टार्ट होती है। एंड अनूप सिंह का टाइम पीरियड हमने गोल्डन टाइम पीरियड देखा था बीकानेर की पेंटिंग में। एंड अनूप सिंह के टाइम पीरियड की एक मेजर घटना हमने देखी थी मत्रेना कला के संदर्भ में। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है वो पूछा गया है पेंटिंग से रिगार्डिंग। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है, बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं के आधार बनाकर बहुत से चित्र बनाए थे। तो उस्ता कला के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन जानकारी आपसे जो पूछी गई है वो शासक के रिगार्डिंग पूछी गई है कि बीकानेर चित्रशैली है उसमें किस बीकानेर शासक, तो शासक के रिगार्डिंग जानकारी पूछी गई है, जिसमें उस्ता परिवार के जो भी उस्ता परिवार वाले जो भी चित्रकार होते थे वो मुस्लिम चित्रकार थे और उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए थे। तो उन के संदर्भ में जानकारी पूछी गई, तो यहाँ पर करेक्ट आपके आंसर होगा अनूप सिंह। अनूप सिंह है, उनके टाइम पीरियड में आपको देखने मिलता है कि जो मथुरेना कला है इसकी स्टार्टिंग है वो हो जाती है। साथ ही बीकानेर की जो पेंटिंग है इसका गोल्डन टाइम पीरियड है वो आपको देखने मिलता है। तो स्वर्ण काल इनके टाइम पीरियड में ही आपको देखने मिलता है। तो बीकानेर चित्रशैली में जो बीकानेर शासक है उसमें उस्ता परिवार में हिंदू कथाओं के आधार पर चित्र बनाने का जो बहुत से चित्र बनाए गए थे। स्टार्टिंग तो हुई थी राय सिंह के टाइम पर, जो मैक्सिमम चित्र बने थे बहुत से चित्र बने, तो वो गोल्डन एरा होगा। और वो गोल्डन एरा कौन से शासक के टाइम पीरियड का है, अनूप सिंह के टाइम पीरियड का है। तो इसके रिगार्डिंग भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कुछ मेजर चित्रकारों के रिगार्डिंग। उनमें आपके फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नाथू, मुराद, रामलाल, हामिद, रुकनुद्दीन और अली राजा के रिगार्डिंग कि ये चित्रकार है वो कौन सी शैली से रहे हैं। तो नाथू, मुराद, रामलाल, हामिद, रुकनुद्दीन और अली राजा जो चित्रकार है इनका संबंध है वो बीकानेर शैली से है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आसिर खान, रुकनुद्दीन, चंदूलाल के रिगार्डिंग। ये कौन सी चित्रकार है, ये कौन सी शैली से संबंधित है, तो ये आपके बीकानेर शैली है इससे संबंधित चित्रकार है। आसिर खान के संदर्भ में हमने देखा था कि ये आपके उस्ता कला के प्रमुख चित्रकार है। वही जो आपके जो मुन्ना लाल, चंदूलाल, मुकुंद की हमने बात की थी, तो मुन्ना लाल, चंदूलाल और मुकुंद है वो आपके मथुरेना कला के प्रमुख जैन चित्रकार थे। इसके अलावा जो मेजर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अजमेर की पेंटिंग के रिगार्डिंग कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अजमेर की हमने पेंटिंग बात की तो वहाँ पर आपको एक पेंटर का नाम देखने मिलेगा अजमेर में, साहिबा। ये हमारे रह गया था, तो साहिबा है ये कौन सी पेंटिंग की महिला चित्रकार है, ये अजमेर पेंटिंग की महिला चित्रकार है वो देखने मिलती है। तो अजमेर में लघु चित्र को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार है उसका प्रमुख स्थान रहा है। तो वह कौन थी, तो वह महिला चित्रकार थी आपकी साहिबा। साथ ही कमला इलायची के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कमला और इलायची है इसका संबंध है, इन महिला जो पेंटर है इनका संबंध कौन सी शैली से देखने मिलता है, तो इनका संबंध था नाथद्वारा से। तो मेजर जो महिला चित्रकार थी नाथद्वारा में तो आपको देखने मिलेगी कमला और इलायची, और साहिबा है, साहिबा आपको देखने मिलती है किस अजमेर जो पेंटिंग है उससे देखने मिलती है। नेक्स्ट हम कल के वीडियो लेक्चर में जैसलमेर की पेंटिंग के रिगार्डिंग जानकारी कवर करेंगे। उसके रिगार्डिंग आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया वो है चांद, तैयब, राम सिंह भाटी और साहिबा उसना है ये कौन सी शैली है, इससे संबंधित पेंटर थे। तो साहिबा का नाम आया तो साहिबा का नाम कौन सी शैली में आपको देखने मिलता है, अजमेर में। वही राम सिंह भाटी है, इनका संबंध है वो आपको जैसलमेर में भी देखने मिलेगा। तो राम सिंह भाटी वगैरह है, ये जैसलमेर पेंटिंग है इसमें भी आपको देखने मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर अब देखते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो होगा अजमेर। एंड अजमेर पेंटिंग है इससे इनका संबंध था। हमने देखा ना साहिबा, साहिबा कौन सी
पेंटिंग से रिगार्डिंग जो महिला चित्रकार थी, तो ये अजमेर में पेंटिंग में आपको देखने मिलती है। ये एक ट्रिक के अकॉर्डिंग है कि मैक्सिमम भाटी आपको जैसलमेर वाली में देखने मिलते हैं, लेकिन कुछ अलग से भाटी है वो आपको अजमेर शैली में भी देखने मिलता है, जिसमें एक प्रमुख नाम आप राम सिंह भाटी का देखोगे, तो राम सिंह भाटी है वो आपकी अजमेर पेंटिंग के रिगार्डिंग प्रमुख चित्रकार हुए हैं। एंड वैसे भी आपको अगर उस साहिबा का नाम है वो याद है, तो उस साहिबा के अकॉर्डिंग भी आप इसका आंसर है वो कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ मेजर पीवाईक्यू है उनको कवर किया है। एंड इसी के साथ आज की वीडियो लेक्चर सीरीज़ है वो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ है उसमें हम आगे का पार्ट है वो कवर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई है उसे कंटिन्यू रखें, हौसला बनाए रखें। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये जो भी नोट्स वगैरह हैं उनकी जानकारी मिल जाएगी। और मस्त रहिए, खुश रहिए। इसके साथ ये वीडियो सीरीज़ है वो यहीं पे समाप्त हो रही है। थैंक यू।